You can go to the seat. No, 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 no. संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा कब होगी, अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा 10 घंटे होगी, ये स्पष्ट हो चुका है। जिस समय देश में बीएलओज की मौत से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन बुनियादी मसूलों और सवालों पर बात होनी चाहिए थी, उस वक्त चर्चा में क्या है कि विपक्ष के किसी सांसद ने कह दिया कि कुत्ता आ गया संसद भवन में और अंदर है कि बाहर है, कुत्ता, इस पर बहस हो रही है। केंद्र सरकार एक ऐसा ऐप संचार का डाउनलोड करने की शर्त ले आ रही है जिसके ऊपर संदेह पैदा हो रहा है कि क्या अब हर मोबाइल को केंद्र सरकार अपना सीसीटीवी कैमरा बना देगी और कौन कहां क्या कब कैसे कर रहा है सब कुछ की निगरानी कर लेगी। इस बात पर हड़बड़ी है, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर सरकार ने मान लिया है कि एयर सिस्टम हैक हो गया था भारत का, दोषी कौन है। इन तमाम मसलों पर आज भी संसद के गलियारों में चर्चा तेज हुई, लेकिन जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ फिर से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में इस बात की गूंज सुनाई दे रही थी कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग हुई। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इनके भी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया और इस बात की तरफ ऐलानिया जोर देने की कोशिश की कि भाई बीएलओ की मौत हो रही है और एसआईआर में कई तरह की कमियां हैं, उस पर खुल करके चर्चा क्यों नहीं करते, अभी बता दो कि चर्चा कब होगी। लेकिन हंगामा जब हो रहा है तो फिर से सरकार के निर्देश पर चेयर पर जो बैठे सज्जन होते हैं वे एक फायदा तो उठाते हैं कि वो अपना भाषण लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं और विपक्ष को नसीहत देते हैं, दोषी बताते हैं और कहते हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप समय बर्बाद कर रहे, देश का पैसा बर्बाद कर रहे, संसद नहीं चलने दे रहे। आज लोकसभा में यही कुछ आवाजें सुनाई दी, जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। कृपा करके अपने आसन पर बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है। आपका जो भी मुद्दा है वो मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाएगी। आपको मौका भी मिलेगा बोलने का। आप प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सदन को चलाने का अनुमति दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देश के जनता ने अपने मुद्दे को यहाँ पर चर्चा कराना चाहती है। देश के जनता पूरा देख रहा है सदन को। आप सब लोग एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन है, रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन है। प्लीज कृपा करके आप लोग बैठ जाइए। ये सब कुछ वो व्यक्ति जो कम जानता है, कम समझता है, संसदीय राजनीति का अनुभव उसके पास कम है। पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तब क्या क्या करती थी ये सब नहीं पता उसे ये सुनकर तुरंत लगेगा कि हाँ, ये विपक्ष कितना गड़बड़ कर रहा है, देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, संसद ठप कर दिया है। प्रधानमंत्री जी परेशान है कि संसद चले, देश का हित हो, सरकार परेशान है, लेकिन विपक्ष, हाय विपक्ष, कितना खराब विपक्ष है। और उसी में राज्यसभा में जब हुआ तो राज्यसभा में तो थोड़ा स्थितियां दूसरी होती हैं, लेकिन वहां भी क्या हुआ जरा गौर से सुनिएगा। You can go to the seat. No, 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 no. मैं सरकार से हाउस इज नॉट इन ऑर्डर सर, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। सरकार कह रही है कि हम एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कब, कैसे, कितना चर्चा होगी, कितनी देर का समय सीमा निर्धारित होगी, वहां पर संसदीय कार्य मंत्री करें। इस पर हमें दबाव मत डालिए, हम कुछ नहीं बताएंगे, हमारा जब मन करेगा तब करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं। तो संसद के भीतर से संसद के बाहर तक सरकार एक भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहती है, ताकि उस भ्रम की स्थिति में सरकार देश के सामने एक इमेज बनाए कि हम तो तैयार हैं और हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। जबकि विपक्ष कह रहा है कि साफ क्यों नहीं कर देते, जैसे आपने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा 10 घंटे की होगी और बाकी कई मुद्दे हैं, 3-4 और पॉलिसी है जिस पर किसी पर 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ऐसे करके सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुला करके एजेंडा तय कर दिया कि इन मुद्दों पर बात होगी।
लेकिन विपक्ष कह रहा है कि साफ तौर पर आपने यह क्यों नहीं कहा कि एसआईआर पर पहले बात करेंगे। आप कह रहे हैं बाद में करेंगे, पहले भी कर रहे थे। पिछले सत्र में भी पूरे सत्र में सरकार यह कहती रही कि हम चर्चा को तैयार हैं एसआईआर पर, विपक्ष नहीं होने दे रहा। और अगर आप तैयार थे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, पहलगाम वाले हमले पर चर्चा हुई और कई जगहों पर हुई, फिर एसआईआर पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार तो तैयार थी। तो विपक्ष मना कर रहा था क्या कि नहीं चर्चा नहीं करेंगे? विपक्ष चर्चा के लिए ही आंदोलन कर रहा था, बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा था। इस बार भी देखिए परिस्थितियां वैसी ही हैं। वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा का समय मुकर्रर हो गया। प्रधानमंत्री जी का एकदम 1-1.5 घंटे का भाषण, पूरा इमोशनल भाषण तैयार हो रहा होगा अंदर अंदर। गृह मंत्री जी का भाषण तैयार हो रहा होगा, लेकिन एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। अभी तक तय नहीं हुआ कि एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, कब होगी। इसी बात को जब खड़गे साहब ने पूछा और उसके बाद विपक्ष के कई सांसदों ने पूछा, तो जवाब क्यों नहीं दिया गया, इसको वीडियो देख करके भी आप सोच और समझ लीजिए। Our Parliamentary Affairs Minister said, whatever the agenda or whatever the agenda is put before the House, it should get priority over 267. 267 says that all other issues should be kept aside and first preference should be given 267 discussion. That's why we have given. Otherwise, there is no need to give 267 notice. No, see, it prevents over other matters, other business. So, keeping aside all other business, the government should take, the House should take 267 discussion. That is important. That's why we request, sir, you give us permission to start discussion on 267, that SIR, and we are ready. And Vande Mataram every time we are telling, and we will 100 times we will tell, but we are nowhere there at that time. 267. So, no, sir, you know, because you are hardcore leader, and you know very well, Vande Mataram comes from us, not from them. तो ये सारा मामला तब हो रहा है जब वंदे मातरम पर चर्चा के लिए समय मुकर्रर हो गया। 150 साल पूरे हो गए। ये वंदे मातरम वो नारा है जिसको लेकर के पहले भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन हर एक मुसलमान को जहां जहां मौका मिलता था पकड़ के कहते थे बोल वंदे मातरम, और वो कहता था कि नहीं, हम सजदा केवल खुदा के सामने करते हैं, हमारा धर्म अलग है और हम इसे मादरे वतन कहते हैं। भारत माता की जय ये एक भाषा में कहा गया है, उसी भाषा को वो मादरे वतन, उसकी जय करने का दूसरा तरीका, दूसरे ढंग से अपनी भाषा और अपनी कल्चर को कहते हैं। लेकिन आपको भी याद होगा कि इस देश में जाने कितनी बार इस तरह की बहस हुई कि जिसको वंदे मातरम नहीं बोलना है वो भारत में रहने का हक नहीं है, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वो राष्ट्रभक्त नहीं है। और इस तरह की बहस इस देश में हिंदू बनाम मुसलमान के लिए बड़ी फिट बैठती थी। लेकिन आप इस खबर को क्या कहेंगे जब इस सत्र की शुरुआत में पूरे टेलीविजन चैनलों पर चलाई गई कि राज्यसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि कई तरह के संबोधनों में से वंदे मातरम संबोधन भी आप नहीं कर सकते सदन के भीतर। और फिर ममता बनर्जी ने, उद्धव ठाकरे ने और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि सरकार वंदे मातरम कहने से रोक रही है। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? इन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या मामला। कभी कहते हो बोलो नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते हो सदन में नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी इसी में उलझाए रखना चाहती है। इसी बात को लेकर के पूरे देश में हंगामा है। आप भारतीय परंपरा संस्कृति की बात जब करें तो अच्छा लगता है कि कभी जनगण मन के 100 साल 150 साल इस पर चर्चा हो जाए, कभी वंदे मातरम के 150 साल पे चर्चा हो जाए, कभी इसी बहाने भारतीय राष्ट्र की राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हो जाए, कितने लोग शहीद फांसी चढ़े, कौन जेल गया, इस पर चर्चा हो जाए, ताकि इन चर्चाओं के बीच वो पार्टी लीड लेने की कोशिश करती है जो इस तरह के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल ही नहीं रही और वो माफी मांगे। लेकिन आज वही लोग चर्चा में इस तरह के मुद्दे, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं या धर्म का मुद्दा कहीं आ जाए, उसको आगे बढ़ के लपकने के लिए ऐसे बयान देते मिलेंगे, ऐसे उस पर बोलते मिलेंगे। और अगर जब संसद में चर्चा होगी तब देखिएगा कितनी लंबी लंबी बात फेंकेंगे। ऐसा लग रहा है कि मतलब कल तक का आपका इतिहास कुछ और था और आज आप अपना पाप धोने के लिए
कि आप अंग्रेजों से माफी मांगे, आप स्वाधीनता आंदोलन में शामिल नहीं हुए, आपने इस देश की आजादी में कोई बड़ी भूमिका निभाई नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी होने का सबसे बड़ा तमगा अब आपके पास है और आप ही वो तमगा बांटेंगे। कौन है कौन नहीं है, कौन समर्थक है कौन विरोधी है, कौन पाकिस्तान चला जाए कौन भारत में रहे। अरे भाई, इस देश में इन मुद्दों पर चर्चा कब होगी कि बीएलओ मारे जा रहे हैं, हत्या हो रही है और संसद में अभी तक इसका समय मुकर्रर नहीं हुआ। सरकार की मंशा पर है, वो कह रही है कि हम कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे पता नहीं। ये सोचने वाली बात है। जिन मुद्दों में अभी 2-4 मुसलमानों को पकड़ करके वो कोई ना कोई बयान वंदे मातरम के खिलाफ दिलवा देंगे, उनका अपना भी एक टीम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, अंदर कई तरह की टीम होती है, हर धर्म हर जाति में। फिर जैसे ही कोई मुसलमान मिल जाएगा, पूरा प्राइम टाइम डिबेट कई हफ्ते संसद, बाहर, मीडिया, सब जगह इसी पर हो जाएगी। और बीजेपी के लिए सबसे फायदेमंद मुद्दा है जहां धर्म केंद्र में हो, ये विरोधी। इस तरह के मुद्दों पर इसी संसद भवन से जब ये खबर आती है कि एक सांसद ने कह दिया कुत्ते, अब जैसे राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा तो बड़ी बातचीत की शैली में राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा कि हुआ क्या, कहां है। अब जरा मैं कहता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखिएगा और फिर देखिएगा कि मेरा पूरा यकीन है, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जब से मेरी नजर इस वीडियो पर पड़ी, भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो में से भी कुछ चीजें काट पीट करके निकालेगी, राहुल गांधी के खिलाफ चलाएगी, ताकि जनता इसी में उलझी रहे। जरा देखिए बातचीत, देखिए राहुल गांधी और पत्रकारों के बीच जो हुई कुत्ते को लेकर के। और जाते जाते राहुल गांधी ने कहा कि बताओ, भारत देश में इस समय सबसे जरूरी मुद्दा कुत्ता हो गया है और हम कुत्ते पर बहस कर रहे हैं। सुनिएगा। लेकिन इस देश में इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए कि संचार साथी ऐप थोपा जा रहा है इस देश के ऊपर, और संचार साथी ऐप के जरिए जो चीजें थोपी जा रही हैं, हर मोबाइल में अब इसको इंस्टॉल करना होगा, हर व्यक्ति इसको ऑन रखेगा, एक्टिवेट रखेगा, और ऐसा लग रहा है कि ये आपके कॉन्टैक्ट डिटेल को, ये आपके इमेज गैलरी को, ये आपकी वीडियो गैलरी को, ये आपके कॉल डिटेल्स को, ये सब तरह के आपकी निजता को मॉनिटर कर सकता है। और इस बात को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर संदेह गहराया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जो सरकार कल तक पेगासस के नाम पर कितना कुछ करवा चुकी है, और देश नहीं विदेश के कई बार कई खबरों में यह बात सामने आई है कि भारत सरकार विपक्ष के कई नेताओं के मोबाइल में जासूसी करवा रही थी। कुछ दिन तक हल्ला गुल्ला करके सरकार ने उसमें एक माहौल भी बनाया, कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो लाओ मोबाइल हमको दे दें, हम जांच करेंगे। अब ये सुनने में ही ऐसा हास्यास्पद, कुटिल और बेईमानी भरा वाक्य है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मोबाइल में आप घुस करके मेरे निजता का हनन कर रहे हैं, और मेरी निजता का हनन कर रहे हैं इसलिए आपके अपने एक ऐप लगा रखा है। अब सामने वाला कह रहा है कि पूरी मोबाइल हमें दे दो, हम जांच करेंगे, मतलब जो बचा खुचा है वो भी ले लो। पेगासस इतना खतरनाक था जिस पर देश में चर्चा ही नहीं हुई, और अब वो मुद्दा गायब हो गया बहस से। देश ही नहीं दुनिया में बाहर से कई ऐसी वीडियोस आई, खबरें आई जिसमें लगा कि सरकार जासूसी करवा रही है, आंकड़े निकलवा लिए। और इसीलिए अखिलेश यादव ने बीते दिनों इस बात को मीडिया में उठाया भी। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से लेकर के सूचनाओं तक में बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए संचार साथी ऐप को लेकर के जब विवाद बढ़ता दिखा तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया वो सामने आए, और सामने आकर के क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। अब ये सरकार क्या चाहती है? मतलब एक तरफ जो सूचना सामने आती है उसमें ये होता है कि ऐप आपको रखना है, एक्टिवेट रखना है, सब कुछ एकदम ऑन रखना है, और उसको आप बंद नहीं कर सकते, और हर कंपनी के ऊपर ये शर्त है कि वो आपको देना होगा। लेकिन मंत्री क्या कह रहे हैं? चाहो तो रखो, चाहो तो हटा दो। इस पर चर्चा नहीं होगी कि एक साफ मैसेज पूरे देश में चला जाए कि कहीं कोई धांधली तो नहीं, हमारी सूचना निजता उसका हनन तो नहीं हो रहा।
लेकिन ये सारा काम इसी तरह से होगा। इसीलिए एप्पल की तरफ से एक खबर मीडिया में आने लगी। एप्पल ने कहा कि भाई हम अभी आपकी शर्त मानने की स्थिति में नहीं है, हम जरा जांचेंगे, पड़ताल करेंगे। और अगर रूस में, द हिंदू की इस खबर को जरा देखिए, उस समय रूस ने भी एक ऐसा ऐप बनाया था जिसको लेकर के पूरे रूस में उस समय इसका बहुत भारी विरोध हुआ कि क्या रशियन गवर्नमेंट निगरानी कर रही है, जासूसी कर रही है और हर मोबाइल तक पहुंच जाएगी। और भारत सरकार अब संचार साथी ऐप के जरिए कहीं आपके हर चीज को अपने हाथ में रख ले तो जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकती है, और सारा खेल डेटा का है। उसके बाद जब सारे डेटा रहेंगे तो मशीनरी उनके पास है, पैसा उनके पास है, सिस्टम उनके पास है, वो जो चाहे अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे। अब ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे कोई पूछे कि क्या माताओं बहन बेटियों की वीडियो क्या हमें पब्लिक कर देनी चाहिए? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वही इलेक्शन कमीशन बीएलओज की नाचते हुए महिलाओं, बहन बेटियों, दामादों सबकी वीडियो जारी कर रहा है और जारी करते हुए दिखा रहा है कि बीएलओ के ऊपर जो दबाव है उस दबाव से उबरने के लिए देखिए कितना अच्छा म्यूजिकल डांस चल रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार देश को आकर बताओगे कि ये माताओं, बहनों, बेटियों के वीडियोस जारी कर रहे हो जो तुम इलेक्शन कमीशन? बीएलओ माता, बहनें, बेटियां नहीं है, लेकिन ये सब चीजें निजता के उल्लंघन में नहीं आएंगी। खुलेआम इस देश में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा हो और भारतीय जनता पार्टी हर जगह एसआईआर को बचा रही हो, संचार साथी को बचा रही हो, पूरे देश का विपक्ष यानी 60-65% वो जनता कह रही है कि भाई गलत हो रहा है और भाजपा कह रही है सही हो रहा है, और सारे लोकतांत्रिक संस्थान भीतर से खोखले किए जा रहे हैं। ऐसे में इस देश को जरा ठहर कर सोचना चाहिए कि उसका विवेक कैसे काम करता है, वरना उसके लिए एक खबर यह भी है कि बनारस में एक पंडित रट करके वेद की पूरी ऋचा 50 घंटे गाता रहा। देश के प्रधानमंत्री ने उसको बधाई दी है। अब देश को उसी दिशा में जाना होगा। जो बचे खुचे नौजवान है उसके लिए बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने एक दूसरा रोजगार दे रखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर लगना है। अब आपको वेदों को रट करके रिकॉर्ड बनाना है अपने बच्चों से, तो उसको देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। या तो धीरेंद्र शास्त्री वाला काम, प्रधानमंत्री का छोटा भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे भारत को लगा रहा है, अगर नहीं मदद करोगे तो भारत तो बर्बाद हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन रोजगार का वहां, तीसरा ऑप्शन रोजगार का कि अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी के आईटी सेल में आपको नौकरी मिल जाएगी फर्जी खबर उड़ाने की। इसी तरह से नौकरी बरस रही है। ये वाला ट्वीट याद है योगी आदित्यनाथ का? उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौकरी बरस रही है। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। और जब कुछ दिन बाद वहां पर खबर देखी जाएगी तो यूपी के सारे नौजवान नौकरी की बारिश में बह चुके होंगे। और ऐसे ही मजाक आपका, आपके बच्चों के भविष्य का उड़ता रहेगा। कितनी देर तक और कितना मजाक उड़वाना है, निर्णय अब आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि तर्क, विवेक, वैज्ञानिक सोच की, एक समझदारी की गुंजाइश बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।